हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम के टॉपिक में किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जिन्हें हम केपी या केसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। पर उससे पहले एक बार दोबारा रिफ्रेश करते हैं कि हम किसी भी रिएक्शन के अंदर केपी की या केसी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, हम अपनी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेकर चलते हैं। जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्विलिब्रियम साइन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी 2NH3 गैस। अब इसके लिए हमने Kp की वैल्यू भी लिखनी है और Kc की भी वैल्यू लिखनी है। Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। और केसी किसी भी रिएक्शन का लिखने के लिए सिंपल सा रूल है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में, और जो उनके कोफिशिएंट है वो इनकी पावर बन जाएंगे। प्रोडक्ट ऊपर लेंगे, रिएक्टेंट नीचे लेंगे, और जो इनके कोफिशिएंट है वो इनकी पावर बन जाएंगे। अब प्रोडक्ट हमारा क्या है? अमोनिया प्रोडक्ट है, तो इसकी कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं हमारे पास? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, तो इनकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये आ गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब इनके जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो इनकी पावर मेंटेन होंगे। अमोनिया का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन की पावर 2। नाइट्रोजन का 1 है तो इसकी पावर 1, हाइड्रोजन का 3 है तो इसकी पावर 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस इक्वेशन। नाउ Kp कैसे लिखेंगे? Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की टर्म में लिखेंगे। सेम वही रहेगा, प्रोडक्ट का प्रेशर ऊपर, रिएक्टेंट का प्रेशर नीचे। अब प्रोडक्ट हमारा क्या है? अमोनिया प्रोडक्ट है, ये अमोनिया प्रोडक्ट है, तो प्रेशर ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब जो इनके कोफिशिएंट है वो इनके पावर, अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है तो इसके प्रेशर की पावर 2, नाइट्रोजन का 1 है तो इसके प्रेशर की पावर 1, हाइड्रोजन का 3 है तो इसके प्रेशर की पावर 3। तो ये हमने इस स्पेसिफिक इक्वेशन के लिए के सी की भी वैल्यू राइट डाउन की और के पी की वैल्यू भी राइट डाउन की। अब हमने डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। ठीक है, वो चेक करते हैं। हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं जो सभी पर अप्लाई होगी, फिर उनके लिए Kp और Kc का रिलेशन हम डिराइव कर देंगे, और उस डेरिवेशन की हेल्प से आप किसी भी इक्वेशन का Kp Kc का रिलेशन नोट डाउन कर सकते हो। तो हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास A प्लस बी, ये रिएक्टेंट है, इक्विलिब्रियम साइन, कैपिटल C प्लस कैपिटल D, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d, ये इनके कोफिशिएंट है 1 2 3 4, 2 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, ये कुछ भी हो सकते हैं। अब इस इक्वेशन के लिए हमने Kp और Kc का रिलेशन डिराइव करना है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड मान के करेंगे, बाकी सभी के लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसी इक्वेशन के लिए अगर मैं Kc की वैल्यू लिखूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, कैसे लिखा जाएगा? प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, जो कोफिशिएंट है वो पावर बन जाएंगे। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा ये, कंसंट्रेशन ऑफ C हमारा एक प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ D हमारा एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, कैपिटल C कैपिटल D, कैपिटल C कैपिटल D प्रोडक्ट है। नीचे क्या आ जाएंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? A एंड B। कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, ये डिनोमिनेटर में आ गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लेते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे लेते हैं, और जो इनके कोफिशिएंट हैं वो हम इनकी पावर मेंटेन कर देंगे। अब देखिए इनके कोफिशिएंट क्या है? C का कोफिशिएंट स्मॉल c, D का कोफिशिएंट स्मॉल d, A का कोफिशिएंट स्मॉल a, B का कोफिशिएंट स्मॉल b, ये बन गया।
दिस इज द वैल्यू ऑफ के सी फॉर दिस इक्वेशन। ये इस इक्वेशन के लिए के सी की वैल्यू बन चुकी है। अब इसी इक्वेशन के लिए हम के पी की वैल्यू भी डिराइव करते हैं। नाउ के पी कैसे लिखा जाएगा? सेम वही बात, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट न्यूमरेटर में, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में, कोफिशिएंट उनकी पावर। तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? कैपिटल सी कैपिटल डी। तो प्रेशर ऑफ कैपिटल सी मल्टीप्लाइड बाय द प्रेशर ऑफ कैपिटल डी डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट क्या है? ए बी। प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ बी। इसी टाइप से सी और डी प्रोडक्ट है, प्रेशर ऑफ सी प्रेशर ऑफ डी, प्रोडक्ट का प्रेशर ऊपर, रिएक्टेंट ए और बी है, प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी, रिएक्टेंट का प्रेशर नीचे। जो कोफिशिएंट है वो इनकी पावर बन जाएगी। अब ए बी सी डी इनके कोफिशिएंट है, तो ये ए प्रेशर ऑफ सी की पावर ए, ये स्मॉल नोट ए, इट इज सी। देखो सी का कोफिशिएंट सी है ना, तो प्रेशर ऑफ सी पावर सी स्मॉल सी, प्रेशर ऑफ डी पावर स्मॉल डी, प्रेशर ऑफ ए पावर स्मॉल ए, प्रेशर ऑफ बी पावर स्मॉल बी, क्योंकि बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी, ए का स्मॉल ए, सी का स्मॉल सी, डी का स्मॉल डी, तो इनके कोफिशिएंट इनकी पावर बन गए। ये के सी है और ये के पी है। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, उसका हम यहाँ यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम? P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, वी को एन के डिनोमिनेटर में ले गया, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, दिस इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जिसको हम C लिख सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट से दिखा सकते हैं, वो किसके बराबर है? नंबर मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर मोल्स बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन है, तो हम C की जगह एन बाई वी या एन बाई वी की जगह क्या लिख सकते हैं? C। तो यहाँ इसको ऐसे लिख दें, P इज इक्वल टू एन बाई वी की जगह हमने C लिखा, तो इट विल बिकम सी आर टी। ठीक है, P इज इक्वल टू सी आर टी, एन बाई वी को हमने C लिख दिया, यानी प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय C इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अब देखो ये प्रेशर की वैल्यू को हमने सी आर टी के बराबर लिखा है। अब अगर वो ए का प्रेशर होगा तो ए की कंसंट्रेशन आ जाएगी, क्योंकि आर कांस्टेंट है और टी भी क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर है। प्रेशर बी का लोगे तो कंसंट्रेशन भी बी की, प्रेशर सी का लोगे तो कंसंट्रेशन भी सी की। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर अगर मान लो मैंने ए का लिया तो फिर कंसंट्रेशन भी किसकी हो जाएगी? ए की हो जाएगी, आर टी। प्रेशर अगर मैंने बी का लिया तो कंसंट्रेशन किसकी हो जाएगी? बी की हो जाएगी और आर टी। प्रेशर अगर सी का लिया तो कंसंट्रेशन भी किसकी हो जाएगी? सी की इंटू आर टी। और अगर प्रेशर डी का लिया तो कंसंट्रेशन भी डी की और इंटू आर टी, ऐसे बन जाएगा। इस पी ए पी बी पी सी और पी डी की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर, देखो ये पी ए पी बी पी सी पी डी है ना, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुटअप कर दिया। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ पी ए पी बी पी सी पी डी इन इक्वेशन नंबर 2, इसको हम 2 के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। इक्वेशन 1 डिराइव की थी, इक्वेशन 2 डिराइव की थी आइडियल गैस इक्वेशन से, P इक्वल टू सी आर टी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ए का प्रेशर है तो ए की कंसंट्रेशन, बी का है तो बी की कंसंट्रेशन, सी का सी, डी का तो डी, तो हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास ए का प्रेशर है, बी का प्रेशर है, सी का प्रेशर, डी का प्रेशर, तो उनकी वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर देते हैं। ये वैल्यूज थोड़ा ध्यान से पुट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? के पी। देखो इस पी सी, इस पीसी की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? पीसी की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी। इसकी जगह मैंने ये लिखा, देखो ये पीसी है, ये पीसी है, इसको सी सी आर टी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी। पर इसका अभी जो पावर है वो स्मॉल सी कोफिशिएंट बनेगा, तो इन सब की पावर क्या बन जाएगा? स्मॉल सी, ये बन जाएगा। ये बात क्लियर हुई। इस पीसी की वैल्यू को मैंने क्या लिखा? कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी।
इस पीसी को कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी पुट कर दिया, पर इसकी पावर तो सी है ना, ठीक है, ये बात क्लियर हुई, ध्यान से चेक कीजिएगा। अब मल्टीप्लाइड में हमने क्या देखा, पीडी, पीडी की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी, तो ये है क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी, इसका कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय है प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू क्या लिखनी है हमने, सी ए आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, पर इसका कोफिशिएंट यहाँ क्या है, स्मॉल ए। फिर आ गया पीबी, पीबी की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी, इसका कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल बी। ये बात क्लियर है, दोबारा देखिए, केपी की वैल्यू थी पीसी, पीडी, पीए, पीबी, कोफिशिएंट इनकी पावर है। पीसी की वैल्यू को वहां से उठाकर पुट किया, पीडी की वैल्यू को पुट किया, पीए की वैल्यू को पुट किया, पीबी की वैल्यू पुट किया, सबके कोफिशिएंट सी वाले का सी, डी वाले का डी, ए वाले का ए वाले का ए, बी वाले का बी, तो वो वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ इस चीज को देखिए, ये केपी बन रहा है, हमने इसमें से आर टी पावर सी अलग ले लिया, आर टी पावर डी अलग, आर टी पावर ए, आर टी पावर बी, आर टी को अलग निकाल लिया, बाकी क्या बचता है वो देखते हैं जब हम इसमें से आर टी को बाहर निकाल लेंगे। देखो, तो ये बचा कंसंट्रेशन ऑफ सी, पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, इसकी पावर सी बची हुई है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी, पावर स्मॉल डी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, पावर क्या है, स्मॉल डी, ठीक है, इनटू में आर टी की पावर सी यहाँ से बाहर निकल गई और आर टी की पावर डी यहाँ से बाहर निकल गई। अगर एक बार हमारे पास आर टी की पावर सी है और उसके मल्टीप्लाई में आर टी की पावर डी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर बेस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं आर टी की पावर सी प्लस डी, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आर टी पावर सी प्लस डी, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इस ऊपर वाले से कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी अलग, कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी अलग, ये दोनों अलग बाहर निकल दे तो आर टी की पावर सी और आर टी की पावर डी बच गए, बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगी। इसी टाइप से डिनोमिनेटर में भी करते हैं, आर टी ए यहाँ से बाहर, आर टी बी यहाँ से बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर स्मॉल ए, यहाँ हमारे पास बचा कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर स्मॉल ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर स्मॉल बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए बाहर निकाल लिया, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर स्मॉल बी बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, आर टी पावर ए, आर टी पावर बी, बेस बराबर तो पावर ऐड, तो अगेन यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर टी की पावर ए प्लस बी। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो, ये हमारे पास के पी की वैल्यू आ गई थी, इसमें से कंसंट्रेशन वाली टर्म अपनी पावर के साथ बाहर, यहाँ भी कंसंट्रेशन वाली बाहर, यहाँ भी बाहर और यहाँ बाहर, बचा क्या, आर टी की पावर सी प्लस डी, आर टी की पावर ए प्लस बी, ये चीज़ बच गई। अब यहाँ तक इसके बाद ये नोट करने के बाद आगे वैल्यू हम इसकी पुटअप करते और यहाँ हमारा सिंपल सा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, है बिल्कुल ही सिंपल। देखिए, यहाँ से क्लैरिफाई हो जाएगा, ये जो हमने केपी की वैल्यू लिखी है और केसी की वैल्यू देखो, इस केसी की वैल्यू को कैसे रीड करोगे, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, इसको थोड़ा सा अलग रीड कीजिए, ये वाली जो वैल्यू है जिसको मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है, इसको हम रीड कैसे करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। ये चीज या ये चीज एक ही बात है। ये भी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी, ए बाय ए और बी बाय बी। ये कंसंट्रेशन सी पावर सी डी पावर डी, ए पावर ए, बी पावर, ये और ये चीज सेम है नहीं, यानी कि ये इधर जो हमने ग्रीन हाईलाइट की है और इधर ये जो हमने ग्रीन हाईलाइट की है, ये दोनों एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ लिखने का स्टाइल अलग हो गया है, या तो मैं कंसंट्रेशन को ऐसे लिखूं कंसंट्रेशन ऑफ सी या कंसंट्रेशन ऑफ सी, एक ही बात है, ठीक है। तो इधर हमने कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और इधर कंसंट्रेशन को सी से लिखा, तो ये या ये चीज़ एक ही बात है। तो इस सारे की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, के सी, तो ये क्या बन जाएगा, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर, इधर क्या है सी प्लस डी और इधर क्या है ए प्लस बी,
इधर बचा हुआ है आर टी की पावर सी प्लस स्मॉल डी, इधर ए प्लस ये बचा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हुई। हमने ये कंसंट्रेशन वाली टर्म्स को इससे रिप्लेस कर दिया, तो ये बना के पी इजिकल टू के सी आर टी की पावर सी प्लस डी बाई आर टी की पावर ए प्लस बी। अब जब हम इस आर टी की पावर को, ये है सी प्लस डी, ये डिनोमिनेटर में इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे न्यूमिनेटर में तो ये माइनस हो जाएगा, इट इज़ माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा नहीं। ठीक है, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, के पी इजिकल टू के सी इंटू आर टी की पावर, अगर बेस बराबर हो आर टी तो पावर ऐड हो जाएगी, पर यहाँ क्या है सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। बेस बराबर है तो ये ऐड अप हो जाएगी, पर बीच में माइनस का साइन था तो माइनस ही रहेगी ये। नाउ आगे मूव करते हैं, बस अब तो इसका जस्ट लास्ट पॉइंट ही है, थोड़ा सा ध्यान से करने वाला इनका रिलेशन है, बाकी है बिल्कुल ही सिंपल, पॉइंट समझना है बस। कंसंट्रेशन को हम अलग अलग तरीकों से लिख सकते थे। एक चीज देखिए, सी प्लस डी क्या चीज है, ये स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी, स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी ये तो प्रोडक्ट के टोटल मोल है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। स्मॉल सी और स्मॉल डी, स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है, प्रोडक्ट के टोटल मोल है। और स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, सी प्लस डी माइनस इस सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी को हम फिर कैसे लिख सकते हैं, देखो सी प्लस डी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ए प्लस बी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, हमने सी प्लस डी जो प्रोडक्ट के मोल है, ए प्लस बी रिएक्टेंट के मोल है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल माइनस कर दे, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल माइनस कर दे तो वो डेल्टा एन आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए डायरेक्ट हम वैल्यू लिखते हैं, के पी इज इक्वल टू, यहाँ हम फाइनल वैल्यू लिखते हैं अब जो बनी है, यही हमारी इक्वेशन है, के पी एज इट इज, के सी एज इट इज, आर टी की पावर एन पी माइनस एन आर, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल डेल्टा एन, और डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, और ध्यान रखिएगा डेल्टा एन कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। एक बार इस लेक्चर को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, इनके अंदर रिलेशन क्या बनता है। ठीक है, कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आया तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पुटअप करेंगे, फिर हम उसका दूसरा वे भी यूज़ करेंगे। अब डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे किसी भी रिएक्शन का के पी और के सी का रिलेशन, वो चेक करते हैं। देखिए यहाँ ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, और डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। इसका हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करते हैं, डेल्टा एन बस आपको निकालना आना चाहिए, और है बिल्कुल ही सिंपल, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल माइनस कर देंगे तो वो क्या है, डेल्टा एन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट minus number of moles of reactant, that is equal to delta n। now देखिए मैंने एक इक्वेशन कही, यही हमारे पास N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्विलिब्रियम 2NH3 गैस। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर दिस इक्वेशन Kp is greater than Kc, second Kc is greater than Kp, and third Kp equal to Kc, and C Kp is equal to, फोर्थ ऑप्शन नन, कोई भी नहीं है।
ठीक है। ये अब इस इक्वेशन के लिए इनमें से चारों में से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बिल्कुल ही सिंपल है। तो इसका आंसर देखो किस टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे। हमें मालूम है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, ये है। डेल्टा एन कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? देखिए प्रोडक्ट में सिर्फ 2 मोल है, तो 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के 3 मोल ये रहे और 1 मोल ये रहा, रिएक्टेंट के 4 मोल है, तो -4। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -2 आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर पुटअप करते हैं। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर -2। ठीक है, डेल्टा एन हमारे पास कितना आ गया? -2, तो वैल्यू पुट कर दी। अब एक चीज़ देखिए, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे पास आ गया के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर -2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो ये आर टी की पावर -2 है, इसको अगर हम बटा में लिखें तो ये प्लस का हो जाएगा। आर टी की पावर -2 न्यूमरेटर में माइनस में है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर टी की पावर +2 डिनोमिनेटर में आएगा तो +2 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा? के पी इंटू आर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू के सी, ये वैल्यू बन गई। ठीक है, अब देखिए के सी की वैल्यू कैसे निकल रही है। के पी की वैल्यू को आर टी के स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें, के पी की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें तो वो के सी के बराबर आ रहा है ना, तो अकेला के सी तो के पी से बड़ा ही होगा। ये जो के सी की वैल्यू है इस के पी से क्या होगी? बड़ी होगी मैथमेटिकली। देखिए के सी कैसे आ रहा है? के पी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है आर टी के स्क्वायर से, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब वो के सी के बराबर है, तो अकेला के सी तो के पी से बड़ा ही होगा। इट मीन्स के सी इज ग्रेटर देन के पी, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर हमें इक्वेशन मालूम है और डेल्टा एन निकालना आ रहा है तो हम किसी भी इक्वेशन के लिए ये बता सकते हैं कि के पी की वैल्यू लार्ज होगी या के सी की वैल्यू लार्ज। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई एक दूसरे से बड़ा हो, वो इक्वल भी हो सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिनके अंदर ये इक्वल हो गए। अब इक्वल होने की कंडीशन क्या है? जिनका डेल्टा एन 0, अगर डेल्टा एन में चेंज नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में चेंज नहीं है, तो वो के पी के सी बराबर होगा। जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस इक्विलिब्रियम 2HI गैस। अब इसमें चेक करना है, ठीक है, कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसके लिए देखो डेल्टा एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ऐसे लिखेंगे। प्रोडक्ट में कितने मोल हैं? 2, माइनस रिएक्टेंट में देखो 1 मोल इसका है और 1 मोल इसका, तो यहाँ भी 2 है, 2 - 2 यानी 0। डेल्टा एन चेंज नंबर ऑफ मोल 0 है। और इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? इक्वेशन है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर 0। डेल्टा एन चेंज नंबर मोल्स कितना है? 0, और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो के पी इज इक्वल टू के सी इंटू 1 या के पी इज इक्वल टू के सी। इस केस में इस इक्वेशन के लिए के पी और के सी की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? सिंपल सी। इनके हम प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। देखो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल कैसे, एक न्यूमेरिकल भी हम इसका पुटअप करते हैं जिसके अंदर के पी और के सी की वैल्यू हमें गिवन होगी। इसमें एक और चीज़ पहले देखो, हमारे पास इक्वेशन क्या है? के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की होल पावर डेल्टा एन। इसमें टी टेम्परेचर है, ज़्यादातर हम इसकी वैल्यू को केल्विन के अंदर ही लेते हैं। आर इसमें क्या चीज़ है? आर की वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है। मेन आर इज गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये है लीटर एटमॉस्फेरिक। देखो प्रेशर हमें एटमॉस्फेयर में भी दिया जा सकता है, बार में भी दिया जा सकता है।
अगर एटमॉस्फेयर में हो तो वैल्यू ये लेनी है, या 0.0821 की जगह 31 कर देना है लीटर, फिर प्रेशर बार पर केल्विन पर मोल, ये दो मेन वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में हो तो 821 0.0821, और अगर बार में हो तो 0.0831। ठीक है, सिर्फ इतना सा फर्क है। वैसे आर की एक और भी वैल्यू होती है, आर इज इक्वल टू 2 कैलोरी। जब ये हमें हीट या एनर्जी की बात आए तब यूज़ करेंगे। या आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यूज़ है। पर यहाँ हम इनकी ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे, अगर वो एटमॉस्फेयर में प्रेशर तो ये पुट करेंगे, बार में तो ये पुट करेंगे। ठीक है, जैसे एक न्यूमेरिकल देते हो, वैल्यू नोट कर ली, एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल बुक में से हम यूज़ करते हैं। पूरा न्यूमेरिकल लिखते हैं, फिर उसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे वो भी देखते हैं। देखिए ज़रा, बिल्कुल सिंपल है। न्यूमेरिकल है हमारे पास, एट 731 केल्विन value of Kc is 1.120 लीटर स्क्वेयर मोल स्क्वेयर, मोल -1 लीटर स्क्वेयर मोल -1। ये हमें Kc की वैल्यू दी गई है किस रिएक्शन के लिए? फॉर रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्विलिब्रियम 2NH3 गैस। इस रिएक्शन के लिए 731 केल्विन पर Kc की वैल्यू हमें दी गई है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ Kp है, Kp की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें मालूम है Kp इज इक्वल टू KcRT की पावर डेल्टा। ठीक है, हमें इसका Kc तो गिवन है 120, Kc गिवन है। ठीक है, सिर्फ R की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमें गिवन है, तो डेल्टा एन निकालते हैं। सबसे पहले डेल्टा एन कैसे निकलेगा? नंबर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ प्रोडक्ट में मोल कितने हैं? 2, रिएक्टेंट के 3 इसके हैं और 1 इसका है, टोटल 4 हो गए। तो ये वैल्यू आ गई -2, डेल्टा एन की वैल्यू -2। पुटअप करें सारी वैल्यू, ये बन गया Kp इज इक्वल टू Kc की वैल्यू कितनी है? 120। ठीक है, R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, 821 इंटू R की वैल्यू हमने पुटअप कर दी। टेम्परेचर 731 केल्विन, बट Kp इज इक्वल टू KcRT की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है? -2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। जब हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बन जाती है 60 के बराबर। तो लगभग कितना आ गया? 60 की पावर -2। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/20। 60 की पावर -2 है, डिवाइड में जाकर 60 की पावर 2 हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? 60 × 60। ठीक है, 0 से हमने 0 कैंसिल किया, 6 से ये 2 पे 2/60 इज इक्वल टू 1/30 वैल्यू आ गई। ठीक है, 1/30 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.033 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/30 को 0.033 या 3.3 इंटू 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक स्क्वायर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इस टाइप से हमने इसके, देखो यहाँ हमने 821 पुट किया तो एटमॉस्फेयर आ गया, अगर 831 पुट करते तो फिर वो बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसके Kp की वैल्यू मैथमेटिकली हमें फाइनली कितनी फाइंड आउट हुई है? दिस। ठीक है, पॉइंट क्लियर। चलिए, इस टाइप से आप बुक में भी इनके न्यूमेरिकल चेकआउट कर सकते हैं। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं हम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc।
किसी भी रिएक्शन का आप Kp और Kc की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ डाटा कैसे मेंटेन करना, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, जो उनके कोफिशिएंट हैं वो क्या बन जाएंगे, उनकी पावर बन जाएंगे। इस टाइप से आप किसी भी इक्वेशन के लिए Kp और Kc की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ देखिए, अब हमने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K यूज़ किया था, वो चाहे आप C की टर्म में लिखो Kc, P की टर्म में लिखो Kp। इसकी हम करैक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट इसके बेस पर भी निकल जाता है। पूरा सिंपल सा क्वेश्चन, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी करैक्टरिस्टिक्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, चाहे दो से Kp लिखो या Kc लिखो वो एक ही बात है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, सिंपल, इजी और है इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने के इसके फुल चांसेस है इसके बेस पर। है सिंपल, तो हम इसे ज़रा इजी वे में ही करेंगे। पहली करैक्टरिस्टिक्स देखो, एक रिएक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, मान लो एक रिएक्शन है, वो एक रिएक्शन हमने डिस्कस की, उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी ना एक फिक्स टेम्परेचर पर, वो हमेशा ही उतनी आएगी। ऐसा नहीं कि आज हमने की उस रिएक्शन को एक फिक्स टेम्परेचर पर तो आज वैल्यू अलग और कल वैल्यू अलग होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स। जैसे मैंने एक रिएक्शन कही CH3COOH प्लस C2H5OH, ये बन गया हमारे पास CH3COOC2H5। ये कैसे बन रहा है, ये हमारा एक ऑर्गेनिक का पार्ट है। ये रिएक्शन टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, एस्टिफिकेशन रिएक्शन है, बहुत इजी है, ऑर्गेनिक का पार्ट है, बिल्कुल इजी वे में करेंगे हम ऑर्गेनिक को। मैंने कहा ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, कितनी आ रही है 4, कितने डिग्री सेल्सियस पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप कभी भी इस रिएक्शन को करके देख लीजिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा ही 4 आएगी, फिक्स आएगी। हाँ, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो सकती है, पर एक फिक्स टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो पहला पॉइंट ये था, एट ए फिक्स टेम्परेचर वैल्यू ऑफ K for a पर्टिकुलर रिएक्शन क्या होगी, कांस्टेंट, वो वैल्यूज की कांस्टेंट होगी। यानी ये रिएक्शन कभी भी करके देख लीजिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 ही मिलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। नाउ अब इस सेकंड पॉइंट इसका, ये इंपॉर्टेंट है, सारे करैक्टरिस्टिक्स ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेट है इनके बेस पर, और कैसा क्वेश्चन बनेगा वो भी अभी हम डिस्कस भी करेंगे। सेकंड पॉइंट, अगर आप एक रिएक्शन को रिवर्स करते हो ना, तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो पहले के कंपैरिजन में इन्वर्स होगा। रिएक्शन रिवर्स तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वर्स। जैसे पहले हम पॉइंट लिख देते हैं, इफ रिएक्शन गेट रिवर्स्ड देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट इन्वर्स्ड, उल्टा हो जाएगा। थोड़ा सिंपल एग्जांपल करके चलते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि एक रिएक्शन है जिसमें एक इसमें जा रहा है बी में, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K। ठीक है, तो अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, A से B में अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है तो B से हमें रिएक्शन रिवर्स होगी नहीं। तो अब जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब वो तो नहीं रहेगा ना, अब जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हमने K डैश माना, और K डैश क्या होगा, पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इनवर्स वैल्यू के बराबर होगा। A से B जाने में अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है तो B से A जाने में वो 1/K है। प्रूफ करते हैं इसका हम, प्रूफ देखो A से B इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू k है, तो k की वैल्यू कैसे लिखी जाती है? कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, जो कोएफिशिएंट है वो पावर बन जाएंगे, तो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। दोनों 1 1 है तो इनकी पावर क्या आ जाएगी 1 1। ये हमने k की वैल्यू लिख दी, ठीक है, ये सिंपल बात आ गई। अब B A में जा रहा है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्या पुट किया, नया पुट किया k डैश। तो k डैश की वैल्यू देखो कैसे लिखी जाएगी, इस k डैश की। अब इधर प्रोडक्ट ए है तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये ऐसे लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। दोनों के कोएफिशिएंट 1 है तो पावर इनकी क्या बन जाएगी 1 1 1 बन जाएगी। अब एक चीज देखो, क्या मैं ये जो ए बाय बी है इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए और होल पावर -1, इनको रिवर्ट कर दिया ना, उल्टा कर दिया, तो इनका कोएफिशिएंट, इनकी जो पावर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ जैसे a है, इसको अगर हम 1/a लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये। तो इसी टाइप से a को डिनोमिनेटर में, b को न्यूमिनेटर में, यानी हमने रिवर्स कर दिया तो पावर क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, ठीक है। तो b/a को हम क्या लिख सकते हैं, इस b/a को हम क्या लिख सकते हैं k, यानी ये क्या बन गया k पावर -1, और k पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/k, यानी k डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1/k। यानी अगर एक रिएक्शन को हम रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k यानी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट था, एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, फिक्स टेम्परेचर पर। अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा इनवर्स, ठीक है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है इसका, कुछ भी आ सकता है, अभी हम चेक करते हैं। इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, रिवर्स करने से इनवर्स। नाउ नेक्स्ट, अगर हम किसी भी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले का स्क्वायर होगा। जैसे पहले पॉइंट लिखते हैं, इफ ए रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट स्क्वेयर्ड, वो स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखो एग्जांपल में, वही a से b एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमने k ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा 2a 2b। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नया बनेगा, क्योंकि अब रिएक्शन बदल गई ना, उसको हम k डैश लिखेंगे। a से b में अगर k है तो 2a, 2 से 2b में थोड़ा बदल जाएगा तो नया इक्विलिब्रियम k डैश होगा, वो क्या होगा पहले का स्क्वायर होगा। प्रूव करते हैं, देखो k की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की वैल्यू कैसे आएगी, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ b बाय कंसंट्रेशन ऑफ a, दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 है तो इनकी पावर 1 और 1। k डैश की, इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है k डैश, तो k डैश की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी b बाय a, कंसंट्रेशन ऑफ b बाय कंसंट्रेशन ऑफ a, पर b का कोएफिशिएंट 2 है तो इसकी पावर 2, a का कोएफिशिएंट 2 है तो इसकी पावर 2, ये हो गया। क्या हम इसको ऐसे इकट्ठा लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ b बाय a होल पावर 2, कोई फर्क नहीं, लिख सकते हैं। और b बाय a को इधर भी तुम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, b बाय a होल कंसंट्रेशन पावर 1, b बाय a पावर 1 को क्या लिख सकते हैं k, b बाय a को क्या लिख सकते हैं k, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया k, पर पावर 2 है ही तो ये क्या बन गया k डैश क्या आ गया इक्वल टू k स्क्वायर, और यही हमने बताया था। सिंपल सी बात, अगर एक रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वो स्क्वायर हो जाएगी, 3 से करेंगे तो क्यूब हो जाएगी, 4 से करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब हम डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया पावर 3 हो जाएगी, यानी जितने से मल्टीप्लाई करोगे वो उतनी पावर बन जाएगी।
पर अगर डिवाइड करेंगे तो वो रूट में चला जाएगा। फोर्थ, अगर हम एक रिएक्शन को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नया आएगा वो पहले का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, √2 हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट लिखते हैं, इफ ए रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय 2 देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट स्क्वायर रूटेड, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल करते हैं, वही ए से बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, डिवाइड कर दें 1/2 ए, देखो 2 से डिवाइड करो तो a/2 या 1/2 ए की बात है, b/2 या 1/2 भी ए की बात है। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नया बनेगा वो k डैश है और वो क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। अगेन प्रूफ, k की वैल्यू को कैसे लिखेंगे, b/a, कंसंट्रेशन ऑफ b/a पावर 1 है तो 1, ठीक है। k डैश की वैल्यू को कैसे लिखेंगे, ये k डैश है, इस k डैश की वैल्यू कैसे लिखेगा, b/a, कंसंट्रेशन ऑफ b/a, पर अब इन दोनों के कोफिशिएंट 1/2 है तो इसका भी कोफिशिएंट 1/2, इस कोफिशिएंट पावर बन गया। इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं b/a होल पावर 1/2, ठीक है। और देखो ये जो b/a है इसको हम क्या लिख सकते हैं, k, b/a इज इक्वल टू k, b/a इज इक्वल टू k, तो ये क्या बन जाएगा, k की पावर 1/2 और किसी की पावर 1/2 हो तो उससे हम रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, 2 से मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट अगला इसके अंदर हमारा पॉइंट आएगा, देखो इसके बेस पर जो न्यूमेरिकल बनेगा ना उसकी भी वैल्यू को हम चेक करेंगे किस टाइप से उनकी वैल्यू आ सकती है, ताकि हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इनकी चेक करते हैं कि अगर एक रिएक्शन को मल्टी स्टेप में लिखा जाए, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है उसको मल्टी स्टेप में लिख दिया, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, तो और वो भी सारी की सारी रिएक्शन जिनको लिखा है वो भी इक्विलिब्रियम में है, तब उनका क्या रिलेशन होगा। पहले एक एग्जांपल करते हैं फिर ये पॉइंट क्लियर होगा, जो भी पॉइंट है नंबर डाल लेना। हमने कहा एक रिएक्शन है ए इक्विलिब्रियम बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के। अब इसी रिएक्शन को हम मल्टी स्टेप में लिखते हैं, एक से ज़्यादा स्टेप में। पहला स्टेप ए इक्विलिब्रियम सी, दूसरा स्टेप सी इक्विलिब्रियम बी, 2 स्टेप में कर दिया ना, हुआ वही है, ए सी में गया सी बी में गया, यानी फाइनली ए तो बी में ही जा रहा है, तो वही रिएक्शन है, इसको 2 स्टेप पे लिख दिया। ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, तो फिर अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, K1 मान लिया, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, K2। तो मेन रिएक्शन और मेन रिएक्शन को जब मल्टी स्टेप पे लिखेंगे, एक से ज़्यादा स्टेप पे लिखेंगे, तो जो उनके कांस्टेंट की वैल्यू आएगी और मेन कांस्टेंट, इनमें क्या रिलेशन होगा, उनमें रिलेशन होगा जो मेन इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो जितनी भी मल्टी स्टेप वाली इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है उनके कांस्टेंट की मल्टीप्लाई के बराबर ही हुआ, k इज इक्वल टू K1 इंटू K2। प्रूफ करते हैं, k की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, b/a, k की वैल्यू को हमने लिखा b/a। K1 की वैल्यू को कैसे लिखा जाएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट c/a, इट इज इक्वल टू c/a। K2 की वैल्यू को क्या लिखा जाएगा, b/c मल्टीप्लाइड बाय b/c। ये k की वैल्यू लिख दी, ये K1 की वैल्यू दी, K2 की वैल्यू देखी लिख दी। देखो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो वही b/a लेफ्ट पर, वही b/a राइट पर, यानी एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन को मल्टी स्टेप पे लिखेंगे तो जितने भी नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएंगे वो सारे के पहले वाले के कंपैरेटिवली मल्टीप्लाई में होंगे, k इज इक्वल टू K1 इंटू K2, ठीक है। तो इक्वेशन, इफ एन
equilibrium reaction is written in मल्टी स्टेप, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन को मल्टी स्टेप में लिखते हैं, ठीक है। हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, देन रिलेशन बिटवीन न्यू इक्विलिब्रियम रिएक्शन कांस्टेंट विल बी K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 K4, जितने स्टेप में भी लिखा जाएगा। सिंपल सी बात, एक रिएक्शन है उसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसी को अगर जितने भी मल्टी स्टेप में लिखे और उनके जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएंगे वो सारे उनके मल्टीप्लाई के बराबर हो, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट था। अच्छा, लास्ट पॉइंट हम एक और इसका डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम इसका किस टाइप से प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल बन सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखिए, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को चेंज कर देंगे। अगर वो स्पीड अप करेंगे तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, डिक्रीज करेंगे तो नेगेटिव कैटलिस्ट। पर अगर हमने एक रिएक्शन में ये नहीं बताया कि कौन सा कैटलिस्ट है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अंडरस्टूड पॉजिटिव कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मीन्स पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करे। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कैटलिस्ट जस्ट क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है। तो जितनी फॉरवर्ड को वो इंक्रीज करेगा उतनी बैकवर्ड को इंक्रीज, सिर्फ टाइम को कम कर देता है। इक्विलिब्रियम पर या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को करेगा उतना ही बैकवर्ड को करेगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी। कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये हमने लगभग 5-6 इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल चेक करते हैं कि किस टाइप का न्यूमेरिकल इनके अंदर बन सकता है। देखिए, हमें क्वेश्चन कहा कि एक रिएक्शन है N2 + 3H2, इक्विलिब्रियम 2NH3, ठीक है। और ये कहा कि इसके Kc की वैल्यू है 49, ठीक है। फाइंड NH3 इक्विलिब्रियम 1/2N2 + 3/2H2, यानी इसके Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बिल्कुल ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, N2 + 3H2 अमोनिया में जा रहा था और यहाँ उल्टा हो रहा है, अमोनिया N2 और 3H2 में जा रहा है। रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स, पॉइंट नंबर 2। तो आंसर ये आ जाएगा। देखो, हमने क्या किया, NH3, पहले हम सारी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं। ये NH3, 2NH3 किस में चला गया, N2 + 3H2, यानी इसमें रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन था, इसमें प्रोडक्ट अमोनिया था, इसमें उल्टा कर दिया, इसमें रिएक्टेंट अमोनिया कर दिया और प्रोडक्ट नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, अगर एक रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाता है, यानी 1/49 हो जाएगा। पर अभी भी देखो, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। हम क्या करते हैं, इसको 1 बनाने के लिए, इसके बराबर बनाना नहीं, हमने इस मेन इक्वेशन का Kc फाइंड आउट करना है। तो यहाँ अमोनिया या 2 अमोनिया, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड हो गया। अगर हम एक रिएक्शन को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट हो जाएगी, ठीक है। अब वही इक्वेशन बन गई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया, NH3, ये 1/2 N2 और ये 3/2H2, वही क्वेश्चन बन गई ना। NH3 1/2 N2 1/2 N2, 3/2H2 3/2H2, और इसका Kc 1/49, यानी 7 का स्क्वायर तो 1/7, तो इसके Kc की वैल्यू
1/7 इस टाइप से फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी हमें रिएक्शन दी गई है वो रिवर्स हुई है, इन्वर्स हुई है, 2 से मल्टीप्लाई हुई है, 2 से डिवाइड हुई है, या किस टाइप से उनके अंदर हमने चेंज किया है। जो हमने 6 रूल बताए उन चेंज के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट कर लीजिएगा, सारे न्यूमेरिकल हमारे हो जाएंगे। अगले चैप्टर में नई एनर्जी के साथ मिलते हैं, अगले लेक्चर में नई एनर्जी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड लक।